भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपनी कार को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि घर का सबसे संस्कारी सदस्य मानते हैं, क्योंकि आज जिन गाड़ियों की बात होने वाली है ना भाई, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कंपनियों ने डिजाइन बनाने से पहले इंजीनियर नहीं बल्कि वो लोग रख लिए थे जो पबजी में स्किन देखकर खुद को ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट समझने लगते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें खरीदने के बाद इंसान ड्राइव कम और पछतावा ज्यादा करता है। EMI हर महीने बैंक को नहीं जाती, सीधा आत्मा पर लगती है। और भाई आज जो रोस्ट होने वाली है ना, वो इतनी खतरनाक होगी कि कुछ लोग वीडियो खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी खुद अलमारी में छुपा देंगे। आजकल इंडिया में कार खरीदना भी बड़ा अजीब हो गया है। शोरूम में जाओ तो सेल्समैन ऐसे बिहेव करता है जैसे आपको नासा का रॉकेट बेच रहा हो। सर ये कार सेगमेंट किलर है, सर ये रोड प्रेजेंस मॉन्स्टर है, सर ये माइलेज क्वीन है। और फिर वही गाड़ी 2 महीने बाद सर्विस सेंटर के बाहर ऐसे खड़ी मिलती है जैसे अस्पताल के बाहर मरीज के रिश्तेदार। कोई वाइब्रेशन से परेशान है, कोई माइलेज से, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच से और कोई रीसेल वैल्यू देखकर डिप्रेशन में चला गया है। और भाई अगर आज आपकी फेवरेट कार इस वीडियो में रोस्ट हो गई ना, तो कमेंट्स में गुस्सा मत करना, सीधा जाकर अपनी EMI कैलकुलेटर खोलना और सोचना क्या सच में मैंने सही फैसला लिया था। क्योंकि आज सिर्फ गाड़ियों की नहीं, लोगों की कार चूजिंग स्किल्स की भी सर्जरी होने वाली है। लेकिन भाई उससे पहले लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। तो भाई शुरू करते हैं इस पोस्टमार्टम को। रेनॉ क्विड भाई ये गाड़ी नहीं है, ये 4 पहियों पर चलता हुआ कॉन्फिडेंस इशू है। जब पहली बार इंडिया में आई थी ना, तब रेनॉ वालों ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे ऑल्टो की छुट्टी होने वाली हो। हर तरफ एडवर्टीजमेंट, SUV जैसी स्टाइलिंग, बिग ग्राउंड क्लियरेंस। लोगों को लगा कि भाई कम पैसों में मिनी SUV मिल रही है। लेकिन फिर रियलिटी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि आज क्विड सड़क पर दिख जाए तो लोग सेकंड लुक भी नहीं देते। इसका डिजाइन पहली नजर में थोड़ा फंकी लगता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने लाइफ में पहली बार हैचबैक से ऊंची कोई चीज देखी हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप इसे ड्राइव करते हो। इसका 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन भाई ऐसा लगता है जैसे किसी बीमार बच्चे को जिम कंपटीशन में भेज दिया गया हो। एक्सेलरेटर दबाओ, गाड़ी पहले सोचेगी, फिर आवाज करेगी, फिर धीरे धीरे मूव करेगी। हाईवे पर अगर AC ऑन कर लिया तो बस भगवान भरोसे ओवरटेकिंग करनी पड़ती है। ट्रक वाला पीछे से हॉर्न बजाता रहेगा और क्विड अंदर से प्रार्थना करती रहेगी, हे मालिक थोड़ी ताकत दे दे। 1.0 लीटर इंजन थोड़ा बेहतर है, लेकिन भाई मिरेकल नहीं है। 3 लोग बैठ जाएं और थोड़ा लगेज डाल दो, फिर फ्लाईओवर चढ़ते वक्त इसका इंजन ऐसी आवाज करता है जैसे अस्थमा पेशेंट को मैराथन दौड़ा दी हो। ऊपर से रिफाइनमेंट, अरे भाई रिफाइनमेंट ढूंढोगे तो डिसअपॉइंटमेंट फ्री मिलेगा। कैबिन के अंदर इंजन की आवाज ऐसे आती है जैसे बॉनेट खुला छोड़ दिया हो। और बिल्ड क्वालिटी, हे भगवान, इसकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी ने लोहे की जगह पार्ले जी के कार्टन इस्तेमाल कर लिए। डोर बंद करो तो ठंड की आवाज आती है जैसे खाली टिफिन बंद कर रहे हो। एक्सीडेंट होने पर कॉन्फिडेंस एयरबैग्स में नहीं, भगवान में रखना पड़ता है। आजकल सेफ्टी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, लेकिन क्विड की बॉडी देखकर लगता है कि ये क्रैश टेस्ट नहीं, इमोशनल टेस्ट देने गई थी। अब वेरिएंट्स की बात करो तो RXE, RXL, RXT और क्लाइंबर एडिशन। नाम ऐसे जैसे ऑफ रोड मॉन्स्टर हो। क्लाइंबर सुनकर लगता है एवरेस्ट चढ़ जाएगी, लेकिन रियलिटी में स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते वक्त भी सस्पेंशन सिंपैथी मांगता है। फीचर्स ठीक ठाक दे दिए हैं, टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिवर्स कैमरा, लेकिन कैबिन प्लास्टिक्स इतने हार्ड हैं कि डैशबोर्ड पर उंगली मारो तो आवाज बाथरूम बकेट जैसी आती है। माइलेज कंपनी 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम करती है, लेकिन सिटी में आराम से 14 से 16 तक गिर जाती है। ट्रैफिक में AC चला दो, फिर समझ जाओ पेट्रोल पंप वाले से इमोशनल रिश्ता बनने वाला है। प्राइस लगभग 5 लाख से शुरू होकर 7 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। लेकिन भाई ऑनेस्टली इतने पैसों में ऑल्टो K10 ज्यादा सेंसिबल लगती है। कम से कम रिलायबिलिटी, रीसेल और सर्विस नेटवर्क में रोज सुबह पूजा नहीं करनी पड़ती। और भाई सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? क्विड ओनर्स का कॉन्फिडेंस। ये लोग पार्किंग में अपनी कार को दूर से ऐसे देखते हैं जैसे लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, जबकि सामने से कोई वैगनआर वाला निकलकर भी ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा होता है। अब आते हैं टाटा टिगोर पर। भाई इस गाड़ी को देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे टियागो को पीछे से खींचकर जबरदस्ती सेडान बना दिया गया हो। मतलब डिजाइन ऐसा कि पहली नजर में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हैचबैक है, सेडान है या इंजीनियरिंग असाइनमेंट का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। टाटा वालों ने सोचा था डिजायर और अमेज को चैलेंज देंगे, लेकिन पब्लिक ने इसे सीधा कमर्शियल कैटेगरी में डाल दिया। आज अगर सफेद रंग की टिगोर दिख जाए ना
ना, ऑटोमेटिकली दिमाग में ओला उबर की रिंगटोन बजने लगती है। प्राइवेट ओनरशिप में इसे देखकर लोग जेन्युइनली पूछते हैं, भाई कैब चलाते हो क्या? अब डिजाइन की बात करो तो फ्रंट पूरा टियागो और पीछे डिग्गी ऐसे चिपकाई गई है जैसे किसी ने फेविक्विक से सूटकेस अटैच कर दिया हो। प्रपोर्शन भाई, ऐसा लगता है जिम में सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन की और लेग्स भूल गए। इसके पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन पेपर पर डिसेंट लगता है, लेकिन रिफाइनमेंट के नाम पर टाटा अभी भी मेडिटेशन कर रही है। इंजन स्टार्ट करो तो गियर लीवर ऐसे वाइब्रेशन देता है जैसे अर्थक्वेक अलर्ट हो। कैबिन में आइडल वाइब्रेशंस फ्री मसाज सर्विस की तरह मिलते हैं। एसी ऑन करो, वाइब्रेशन लेवल बढ़ जाता है। 4 लोग बैठाओ, परफॉर्मेंस खत्म। सीएनजी वेरिएंट माइलेज 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम से ऊपर क्लेम करता है और प्रैक्टिकल में 22 से 24 तक मिल जाता है, जो ऑनेस्टली इंप्रेसिव है। लेकिन पावर डिलीवरी ऐसी कि फ्लाईओवर पर जाते वक्त पीछे बैठे लोग मेंटली उतरने को तैयार हो जाते हैं। पेट्रोल वेरिएंट भी कोई रॉकेट नहीं है। हाईवे ओवरटेकिंग में प्लानिंग उतनी करनी पड़ती है जितनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में। अब टाटा सेफ्टी में अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन भाई सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वो अलग हॉरर यूनिवर्स है। टाटा का सर्विस सेंटर वो जगह है जहां कस्टमर कार रिपेयर कराने नहीं, पेशेंट टेस्ट देने जाता है। सुबह गाड़ी दो, शाम को बोलेंगे सर पार्ट नहीं आया। अगले दिन जाओ तो बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है। तीसरे दिन ऐसा फील होता है जैसे अपनी ही कार रैंसम पर छुड़ा रहे हो। प्राइस लगभग 6.5 लाख से शुरू होकर 9.5 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन पेट्रोल, सीएनजी और टॉप वेरिएंट्स। फीचर्स अच्छे हैं, टच स्क्रीन, कनेक्टेड टेक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा कि आदमी कंफ्यूज रहता है, मैं खुश हूं या फ्रस्ट्रेटेड। और भाई ऑनेस्टली डिजायर प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा समझदार चॉइस लगती है। हाँ, वो एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन कम से कम रोज सुबह स्टार्ट करते वक्त सस्पेंस नहीं रहता। अब बात करते हैं होंडा अमेज की। भाई ये कार नहीं है, ये रिटायरमेंट प्लानिंग ऑन व्हील्स है। इस गाड़ी को देखकर ऑटोमेटिकली LIC ऑफिस वाली वाइब आने लगती है। जो लोग अमेज खरीदते हैं ना, उनकी जिंदगी में थ्रिल चैप्टर शायद पहले ही खत्म हो चुका होता है। ये वो लोग हैं जो संडे को लॉन्ग ड्राइव नहीं, म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते हैं। होंडा की रिलायबिलिटी लेजेंडरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। 1.2 लीटर iVTEC इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन एक्साइटमेंट भाई वो शोरूम के बाहर ही खत्म हो जाती है। एक्सेलरेटर दबाओ तो गाड़ी पॉलिटली आगे बढ़ती है। कोई एग्रेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ऐसा लगता है जैसे इंजन भी सिविलाइज्ड मिडिल क्लास फैमिली से आता हो। हाईवे पर ओवरटेकिंग करो तो पहले मेंटली तैयारी करनी पड़ती है। ट्रक क्रॉस करने में उतना टाइम लगता है जितना इंडियन वेडिंग्स में बफे तक पहुंचने में। CVT गियरबॉक्स स्मूथ है, लेकिन पंच मिसिंग है। अमेज चलाते वक्त ऐसा फील होता है जैसे लाइफ सडनली ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चली गई हो। माइलेज अराउंड 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है पेट्रोल में। सिटी यूसेज के लिए ठीक है। मेंटेनेंस रिलायबल है, सर्विस हेसल फ्री है। यही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। लेकिन भाई डिजाइन, भगवान कसम 2014 से होंडा डिजाइनर्स छुट्टी पर गए हुए लगते हैं। फ्रंट ठीक है, लेकिन ओवरऑल कार देखकर एक्साइटमेंट नहीं आती। इंटीरियर भी ऐसा लगता है टाइम कैप्सूल से निकाला गया हो। डैशबोर्ड डिजाइन पुराना, कैबिन वाइब सिंपल, प्लास्टिक्स डिसेंट लेकिन बोरिंग। भाई इतनी बोरिंग कि अगर इस कार पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो ऑडियंस हाफवे में सो जाए। फीचर्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन, रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल टॉप वेरिएंट्स में, लेकिन ओवरऑल ऑरा ऐसा कि कोई टीनेजर इसे पोस्टर बनाकर रूम में नहीं लगाएगा। प्राइस लगभग 8 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जाता है। CVT टॉप वेरिएंट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। रिलायबिलिटी के लिए ठीक है, लेकिन अगर ड्राइविंग एक्साइटमेंट चाहिए तो भाई कहीं और देखो। अमेज वो कार है जो दिल नहीं जीतती, बस जिम्मेदार इंसानों की जरूरत पूरी करती है। और भाई सबसे डेंजरस चीज पता है, अमेज ओनर हमेशा सेटिस्फाइड दिखेगा, क्योंकि उसने एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं की होती। उसने पहले ही मान लिया होता है कि जिंदगी प्रैक्टिकल डिसीजंस का नाम है। लेकिन अब जो गाड़ी आ रही है ना,
उसने प्रैक्टिकलिटी और कंफ्यूजन दोनों को ब्लेंडर में डालकर मार्केट में बेच दिया। रेनो काइगर नाम सुनकर लगता है मिनी टाइगर होगा। रियलिटी में यह गली का वो कुत्ता है जो दूर से भौंकता है, लेकिन पास जाओ तो चुपचाप भाग जाता है। काइगर का पूरा मार्केटिंग कैंपेन ऐसा था जैसे गरीबों की लैम्बोर्गिनी उरुस लॉन्च हो गई हो। कूपेश एसयूवी स्टाइलिंग, स्पोर्टी लुक्स, टर्बो इंजन। भाई एड्स देखकर पब्लिक जेन्युइनली एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन फिर लोग शोरूम पहुंचे और कैबिन क्वालिटी देखकर समझ गए कि बजट आखिर बजट ही होता है। डैशबोर्ड प्लास्टिक्स इतने हार्ड हैं कि अगर गलती से सर मार दिया तो चोट इंसान को नहीं, डैशबोर्ड को लगेगी। टच स्क्रीन मिलती है, डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, एम्बिएंट वाइब्स देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी फील ऐसी जैसे चाइनीज टॉय फैक्ट्री का प्रीमियम सेक्शन हो। 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन हॉनेस्टली अंडर पावर्ड फील होता है। सिटी में समो मैनेज कर लेती है, लेकिन हाईवे पर पेशेंस टेस्ट शुरू हो जाता है। टर्बो वेरिएंट थोड़ा बेटर है, लेकिन AMT गियरबॉक्स का रिएक्शन टाइम देखकर लगता है गाड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। एक्सेलरेटर दबाओ, पॉज, सोच विचार, फिर मूवमेंट। ट्रैफिक सिग्नल पर पीछे वाला स्कूटर भी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। कैबिन इंसुलेशन एवरेज है, इंजन नॉइज अंदर आता है और सस्पेंशन सेटअप कभी सॉफ्ट तो कभी कंफ्यूज्ड फील होता है। माइलेज अराउंड 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट एंड ड्राइविंग स्टाइल। प्राइस लगभग 6 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जाता है, लेकिन रीसेल वैल्यू भाई उसे भूल जाओ। OLX पर डालोगे तो लोग एक्सचेंज में रेफ्रिजरेटर ऑफर करेंगे। और यही सबसे बड़ा इशू है इन बजट सूडो एसयूवीज का। बाहर से एसयूवी वाइब्स, अंदर से कॉम्प्रोमाइज पैकेज। लोग इंस्टाग्राम फोटोज देखकर खरीद लेते हैं और बाद में EMI भरते वक्त रियलिटी समझ आती है। अब वो गाड़ियां आएंगी जिनका हाइप इंटरनेट पर इतना था कि यूट्यूबर्स ने लिटरली उन्हें फॉर्च्यूनर किलर घोषित कर दिया था, लेकिन असली दुनिया में उनकी हालत कॉलोनी क्रिकेट के 12th मैन जैसी निकली। अब भाई आते हैं उस कैटेगरी पर जहां इंडियन पब्लिक सबसे ज्यादा फंसती है, सस्ती एसयूवी। बस यही 2 शब्द सुनकर लोगों का दिमाग शट डाउन हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बढ़ा दो, बॉडी पर प्लास्टिक क्लैडिंग चिपका दो, रूफ रेल्स लगा दो, और पब्लिक इंस्टेंटली फील करने लगती है कि भाई अब तो लेह लद्दाख कन्वर्ट करेंगे। जबकि असलियत में वो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के स्पीड ब्रेकर कन्वर्ट कर पाती है। और इसी कैटेगरी का सबसे बड़ा इंटरनेट सुपरस्टार था निसान मैग्नाइट। भाई जब ये लॉन्च हुई थी ना, यूट्यूब वालों ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे क्रेटा, सेल्टोस, वेन्यू सबका करियर खत्म होने वाला है। थंबनेल पर आग निकल रही थी, टाइटल्स ऐसे, द अल्टीमेट एसयूवी किलर, बजट फॉर्च्यूनर, गेम चेंजर। पब्लिक ने भी एक्साइटमेंट में बुकिंग करा दी, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलिटी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि कुछ ओनर्स आज भी फेसबुक ग्रुप्स में मोटिवेशनल कोट्स डालते दिख जाते हैं। मैग्नाइट बाहर से ऑनेस्टली बुरी नहीं लगती। अग्रेसिव फ्रंट, चंकी स्टाइलिंग, LED DRLs, पहली नजर में लगता है भाई वैल्यू फॉर मनी बॉम्ब है, लेकिन फिर डोर खोलते ही रियलिटी सामने आ जाती है। कैबिन प्लास्टिक्स इतने हार्ड हैं कि डैशबोर्ड पर नॉक करो तो आवाज ऐसी आती है जैसे एम्प्टी टिफिन बॉक्स हो। डोर क्लोजिंग साउंड, भगवान कसम, ऐसा फील होता है जैसे टिन का डब्बा बंद कर रहे हो। और सबसे डेंजरस चीज, निसान की सर्विस नेटवर्क। भाई इंडिया में निसान सर्विस सेंटर ढूंढना कई बार ऐसा फील होता है जैसे GTA गेम में हिडन मिशन खोज रहे हो। अगर किसी छोटे शहर में रहते हो तो सर्विस कराने जाना खुद एक रोड ट्रिप बन जाता है। अब इंजन ऑप्शंस की बात करें। नेचुरली एस्पिरेटेड 1.0 पेट्रोल इंजन। भाई ऑनेस्टली इस बॉडी के लिए कमजोर फील होता है। सिटी में समो मैनेज कर लेता है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेकिंग करते वक्त कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। अगर 4 लोग बैठ गए और AC ऑन हो गया,
फिर तो भाई इंजन अंदर से रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगता है। टर्बो पेट्रोल वेरिएंट थोड़ा एक्साइटिंग है, पावर ठीक लगती है, स्पेशली मिड रेंज में। लेकिन सीवीटी गियरबॉक्स कभी कभी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे इंटरनेट बफरिंग पर चल रहा हो। एक्सेलरेटर दबाओ, आरपीएम ऊपर जाएगा, आवाज आएगी, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्साइटमेंट कम और ड्रामा ज्यादा। माइलेज कंपनी अराउंड 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकल सिटी यूसेज में 13 से 15 तक इजीली गिर जाता है। टर्बो वेरिएंट तो और भी ज्यादा पेट्रोल पीता है अगर थोड़ा एग्रेसिव चलाओ। प्राइस करीब 6 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट्स में 11 से 12 लाख तक पहुंच जाता है। फीचर्स ऑनेस्टली अच्छे हैं, 360 कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी, डिजिटल क्लस्टर वाइब्स। लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस उतना ही वीक है जितना एग्जाम हॉल में बिना पढ़ाई वाला स्टूडेंट। और रीसेल वैल्यू भाई उसे तो भूल ही जाओ। यूज्ड मार्केट में लोग मैग्नाइट देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी ने एक्सपायर्ड कूपन दे दिया हो। लेकिन भाई निसान का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। इनके पास एक और मास्टरपीस था, ऐसा प्रोडक्ट जिसे देखकर जेन्युइनली कंफ्यूजन होता है कि कंपनी खुद सीरियस थी भी या नहीं। निसान एक्स-ट्रेल। भाई ये वो गाड़ी है जो YouTube रिव्यूज में ज्यादा दिखती है और सड़क पर कम। इतनी रेयर कि अगर रियल लाइफ में दिख जाए तो लोग फोटो खींच लें। इसका पूरा एग्जिस्टेंस ही वियर्ड है। निसान इंडिया खुद शायद भूल चुकी है कि उन्होंने इसे लॉन्च किया था। शोरूम जाओ और बोलो भैया एक्स-ट्रेल दिखाओ, तो सेल्समैन खुद 2 मिनट गूगल सर्च करेगा। और ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ अवेयरनेस की नहीं है, प्राइसिंग भी ऐसी रखी जाती है जैसे ब्रांड टोयोटा लेवल ट्रस्ट रखता हो। जबकि रियलिटी में निसान की हालत ऐसी है कि पब्लिक को हर साल डाउट रहता है, भाई कंपनी इंडिया छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी। एक्स-ट्रेल दिखने में डिसेंट है, प्रीमियम वाइब देने की कोशिश करती है, लेकिन रोड प्रेजेंस वैसी नहीं बनती जैसी उस प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड होती है। इंटीरियर ठीक है, फीचर्स भी ठीक हैं, लेकिन भाई जब सर्विस सपोर्ट वीक हो, रीसेल अनसर्टन हो और ब्रांड कॉन्फिडेंस शेकी हो, तब कस्टमर इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता। यही रीजन है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ गुड प्रोडक्ट काफी नहीं होता, ट्रस्ट चाहिए। और निसान का ट्रस्ट लेवल ऐसा है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में अननोन सेलर। अब भाई बात करते हैं उस कैटेगरी की जहां लोग खुद को कार एंथुजियास्ट समझने लगते हैं, जर्मन ब्रांड्स। बस स्कोडा या फोक्सवैगन खरीदते ही कुछ लोगों को लगता है कि अब वो बाकी ट्रैफिक से इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो गए हैं। और इसी ईगो बूस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्कोडा स्लाविया। अब गलत मत समझना, ड्राइव करने में जेन्युइनली अच्छी कार है, स्टीयरिंग फील अच्छा, स्टेबिलिटी अच्छी, इंजन स्पंची। लेकिन भाई इंडियन मिडिल क्लास ओनरशिप सिर्फ ड्राइविंग डायनामिक्स से नहीं चलती, सर्विस बिल भी देखना पड़ता है। और वहीं से शुरू होती है इमोशनल डैमेज। स्लाविया बाहर से ऐसी लगती है जैसे बॉलीवुड हीरोइन, स्टाइलिश, क्लासी, एलिगेंट, पहली नजर में प्यार हो जाए। लेकिन रिलेशनशिप में आते ही खर्चे शुरू। 1.0 TSI और 1.5 TSI दोनों इंजन्स पावरफुल हैं। हाईवे पर मजा आता है, हैंडलिंग कॉन्फिडेंट है, लेकिन मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस देखकर आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा चेक करता है। स्कोडा सर्विस सेंटर वो जगह है जहां इंसान खुशी से एंट्री करता है और लोन कैलकुलेटर लेकर बाहर निकलता है। छोटी सी सेंसर इशू 20,000 रुपए, एसी इशू 35,000 रुपए, DSG गियरबॉक्स डर, प्राइसलेस। और भाई इंडियन रोड्स के हिसाब से सस्पेंशन ट्यूनिंग कई बार स्टिफ फील होती है, खराब रोड्स पर कैबिन से नॉइज आने लगती हैं। कुछ ओनर्स तो जेन्युइनली डैशबोर्ड रैटल से मेंटली टूट जाते हैं। अब प्राइस की बात करो तो 12 लाख से शुरू होकर इजीली 20 लाख तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। इतने पैसों में इंडियन बायर नेचुरली सोचता है भाई थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी मिल जाए। लेकिन जर्मन ओनरशिप कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा फील होता है। ड्राइव अमेजिंग, मेंटेनेंस टेरिफाइंग,
और एसी, भाई इंडियन समर्स में कई बार ऐसा फील होता है कि कार कूलिंग नहीं मोटिवेशनल स्पीच दे रही है। बाहर 46 डिग्री तापमान और अंदर एसी सोच रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं भाई। लेकिन स्लाविया से भी ज्यादा फनी है उसका एसयूवी भाई, स्कोडा कुशाक। अब कुशाक ओनर्स का अलग ही एटीट्यूड होता है। ये लोग क्रेटा वालों को ऐसे देखते हैं जैसे आईआईटी वाला कोचिंग स्टूडेंट को देखता है। ब्रो, जर्मन इंजीनियरिंग ब्रो। भाई इंजीनियरिंग ठीक है, लेकिन ईएमआई बाउंस होने वाली है। कुशाक का सबसे बड़ा इशू है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। इंटरनेट पर देखो तो लोग इसे प्रीमियम यूरोपियन एसयूवी बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कई बार साइज देखकर पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है या इन्फ्लेटेड हैचबैक। रोड प्रेजेंस ऑनेस्टली उतनी स्ट्रांग नहीं लगती, एस्पेशली जब बगल में स्कॉर्पियो एन, हैरियर या एक्सयूवी 700 खड़ी हो। सिग्नल पर कुशाक कई बार ऐसा फील होती है जैसे एक्सपेंसिव शू रैक। इंटीरियर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इंफोटेनमेंट ग्लिचेस, ईपीसी वार्निंग लाइट्स और सॉफ्टवेयर टैंट्रम्स ने कई ओनर्स की मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रखी है। कुछ ओनर्स तो सुबह स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते हैं कि आज कोई वार्निंग लाइट ना आए। रियर सीट स्पेस भी एवरेज है। 3 लोग बैठ जाएं तो मिडिल पैसेंजर को ऐसा फील होता है जैसे पनिशमेंट चल रही हो। प्राइस अगेन 13 लाख से लेकर 22 लाख तक जाता है, मतलब एक्सपेक्टेशंस नेचुरली स्काई हाई हो जाती हैं। लेकिन भाई ऑनेस्टली इंडियन मिडिल क्लास बायर रिलायबिलिटी चाहता है, रोज सर्विस एडवाइजर से इमोशनल रिलेशनशिप नहीं। अब आते हैं उस मीम मशीन पर जिसने इंटरनेट पर ऐसा हाइप क्रिएट किया था जैसे महिंद्रा थार रिटायरमेंट लेने वाली हो, मारुति सुजुकी जिम्नी। भाई लॉन्च से पहले यूट्यूब पर ऐसा माहौल था कि लोग बोल रहे थे अब ऑफ रोडिंग का राजा बदल जाएगा। थंबनेल में जिम्नी पहाड़ चढ़ रही है, रिवर्स क्रॉस कर रही है, थार को डिस्ट्रॉय कर रही है। रियलिटी मॉल पार्किंग एंट्री पर स्ट्रगल। अब गलत मत समझना, जिम्नी केपेबल है ऑफ रोड में, लाइट वेट है, प्रॉपर 4x4 है, लैडर फ्रेम है। प्रॉब्लम केपेबिलिटी नहीं, परसेप्शन है। 5 डोर जिम्नी को फैमिली ऑफ रोडर बनाकर बेचने की कोशिश हुई, लेकिन कैबिन स्पेस देखकर रियलिटी समझ आ जाती है। विड्थ इतनी कम कि अगर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों हेल्दी हुए तो गियर बदलते वक्त एक्सीडेंटल रोमांस शुरू हो जाता है। रियर सीट स्पेस एवरेज है, कैबिन नैरो फील होता है, हाईवे स्टेबिलिटी भी थार जैसी प्लांटेड नहीं लगती, और सबसे बड़ा कॉमेडी पीस वही पुराना 1.5 लीटर के 15 इंजन। भाई मारुति ने लिटरली अर्टिगा वाला इंजन ऑफ रोडर में डाल दिया। रिजल्ट परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन एक्साइटमेंट मिसिंग। थार बगल से निकलती है तो जिम्नी जेन्युइनली छोटी कजन लगती है। रोड प्रेजेंस भाई यही सबसे पेनफुल पॉइंट है। फोटोज में क्यूट लगती है, रियल लाइफ में कई बार टॉय कार वाइब्स देती है। स्पेशली बड़े एसयूवीज के बीच में खड़ी हो जाए तो ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन श्रिंक मोड में चली गई। माइलेज अराउंड 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर प्रैक्टिकल मिलता है। प्राइस 13 लाख से लेकर 16 लाख तक गया लॉन्च के टाइम। फिर सेल स्लो हुई और डिस्काउंट्स ऐसे मिलने लगे जैसे दिवाली सेल चल रही हो। कुछ बायर्स जिन्होंने फुल प्राइस पर खरीदी थी, उनके दिल में आज भी दर्द है। और ऑनेस्टली इंडियन मार्केट में ऑफ रोड ड्रीम्स मोस्टली इंस्टाग्राम तक लिमिटेड होते हैं। रियल लाइफ में लोग ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और ग्रोसरी लेकर आते हैं। वहां जिम्नी की कॉम्प्रोमाइज ज्यादा विजिबल हो जाती हैं। लेकिन भाई अब जो गाड़ी आने वाली है ना, उसने कंफ्यूजन की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। कूपे एसयूवी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, नेक्स्ट जेन स्टाइलिंग और रियलिटी में पब्लिक का दिमाग खराब। अब भाई पहुंच चुके हैं हम उस स्टेज पर जहां कंपनीज को खुद नहीं पता कि वो आखिर बनाना क्या चाहती हैं। एसयूवी बनानी है, कूपे बनानी है, हैचबैक बनानी है या फ्यूचर का यूएफओ। बस डिजाइन टीम को छोड़ दिया जाता है, जा बेटा क्रिएटिविटी दिखा। और फिर मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें देखकर पब्लिक जेन्युइनली पूछती है भाई ये आखिर है क्या।
और इसी कंफ्यूजन यूनिवर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा कर्व। भाई टाटा वालों ने जब पहली बार कर्व कॉन्सेप्ट दिखाया था ना, इंटरनेट पर लोग ऐसे एक्साइटेड हो गए थे जैसे BMW X6 अब गरीबों की पहुंच में आ गई हो। फ्यूचरिस्टिक कूप एसयूवी, नेक्स्ट जेन डिजाइन, एग्रेसिव स्टैंस। भाई कमेंट सेक्शन में लोग लिटरली हैरियर और क्रेटा को रिटायरमेंट दे चुके थे। लेकिन फिर प्रोडक्शन मॉडल आया और पब्लिक का एक्साइटमेंट धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलने लगा। अब गलत मत समझना, सामने से कर्व ऑनेस्टली फ्यूचरिस्टिक लगती है। DRLs, कनेक्टेड लाइटिंग, मस्कुलर स्टाइलिंग फर्स्ट ग्लांस में अटेंशन ग्रैब करती है। लेकिन फिर जैसे ही साइड प्रोफाइल और पीछे का एंगल आता है ना, दिमाग रीस्टार्ट मांगने लगता है। कूप एसयूवी के नाम पर रूफ लाइन इतनी एग्रेसिवली नीचे गिराई गई है कि रियर पैसेंजर्स का सिर लिटरली सैक्रिफाइस बन जाता है। अगर पीछे कोई 5 फुट 10 इंच से लंबा इंसान बैठ जाए तो हर स्पीड ब्रेकर पर उसका हेडलाइनर से ऐसा कनेक्शन बनता है जैसे मंदिर की घंटी। और भाई इंडियन बायर्स प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं। यहां लोग फैमिली लेकर चलते हैं, लग्जरी लेकर चलते हैं। ये यूरोप नहीं है जहां लोग सिर्फ कॉफी लेकर माउंटेन रोड्स पर घूमते हैं। यहां शादी में 6 लोग बैठते हैं, पीछे सूटकेस जाता है, ऊपर गिफ्ट्स जाते हैं। वहां कूपे स्टाइलिंग कई बार पनिशमेंट बन जाती है। अब इंजन ऑप्शंस की बात करो तो पेट्रोल, डीजल और ईवी सब अवेलेबल हैं। टाटा ने लिटरली हर तरफ से मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की। पेट्रोल टर्बो ठीक परफॉर्मेंस देता है, डीजल टॉर्क हैवी फील होता है और ईवी वेरिएंट साइलेंट फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। लेकिन भाई टाटा ओनरशिप का सबसे बड़ा विलन आज भी वही पुराना है, सॉफ्टवेयर। इंफोटेनमेंट सिस्टम कई बार ऐसा बिहेव करता है जैसे संडे मॉर्निंग मूड स्विंग्स पर हो। स्क्रीन फ्रीज, रिवर्स कैमरा लैग, रैंडम ग्लिचेस, टच रिस्पॉन्स डिले। कुछ ओनर्स जेन्युइनली ऐसा फील करते हैं जैसे कार नहीं बीटा सॉफ्टवेयर चला रहे हों। और भाई टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिडेंस भगवान भरोसे। एक दिन सब परफेक्ट, अगले दिन अचानक वार्निंग लाइट्स डिस्को शुरू, EPC लाइट, सेंसर एरर, इंफोटेनमेंट रीस्टार्ट। मतलब कार कई बार खुद एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाती है। डिजाइन अभी फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन 2 साल बाद खुद ओनर बोलेगा, यार ये मैंने क्या खरीद लिया। प्राइस लगभग 10 लाख से शुरू होकर 20 लाख प्लस तक पहुंचता है, डिपेंडिंग ऑन आइस या EV वेरिएंट। फीचर्स ऑनेस्टली लोडेड है। पैनोरामिक सनरूफ, बिग स्क्रीन, कनेक्टेड टेक, ADAS वाइब्स। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर अभी भी पब्लिक कोशिश रहती है। और सबसे डेंजरस चीज, कर्व ओनर्स का कॉन्फिडेंस लेवल। ये लोग पार्किंग में कार को ऐसे देखते हैं जैसे बैटमैन व्हीकल खड़ी हो, जबकि पीछे बैठा पैसेंजर साइलेंटली नेक पेन सरवाइव कर रहा होता है। लेकिन भाई टाटा अकेली नहीं है इस डिजाइन ओवर प्रैक्टिकलिटी मूवमेंट में। इंडियन मार्केट में आजकल कंपनीज का नया ऑब्सेशन है फ्यूचरिस्टिक लुक्स। चाहे प्रैक्टिकलिटी मर जाए, बस इंस्टाग्राम रील्स अच्छी दिखनी चाहिए। कुछ कार्स ऐसी आती हैं जिन्हें देखकर लगता है डिजाइन टीम ने ट्रांसफॉर्मर मूवी बिंज वॉच करके स्केच बनाया है। शार्प कट्स, फेक वेंट्स, अननेसेसरी LEDs। भाई कार कम गेमिंग माउस ज्यादा लगती है। अब ऑनेस्टली इंडियन मार्केट का बिगेस्ट इशू यही है। कंपनीज फीचर्स और स्टाइलिंग पर इतना फोकस कर रही हैं कि कई बार कोर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रिलायबिलिटी पीछे छूट जाती है। कुछ कार्स शोरूम लाइटिंग में अमेजिंग लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ ओनरशिप में धीरे धीरे रियलिटी रिवील होती है। कोई माइलेज में रुलाती है, कोई सर्विस में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में और कोई रीसेल में। सच बोलो भाई, आजकल कंपनियां कार्स कम और एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा बेच रही हैं। कोई माइलेज के नाम पर आत्मा निकाल देता है, कोई फीचर्स के नाम पर रिलायबिलिटी मार देता है और कोई डिजाइन के नाम पर प्रैक्टिकलिटी की हत्या कर देता है। इसलिए कार खरीदने से पहले सिर्फ यूट्यूबर्स की भौकाल वाली थंबनेल्स मत देखो। शोरूम जाओ, रियर सीट में बैठो, सर्विस कॉस्ट पूछो, रीसेल चेक करो, वरना बाद में EMI भरते वक्त खुद को ही रोस्ट करना पड़ेगा। तो भाई अब कमेंट सेक्शन खोलो और बताओ, कौन सी घटिया कार इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? कौन सी कार देखकर तुम्हें लगता है कंपनी ने जनता के साथ सीधा स्कैम किया है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो,
चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसने अभी अभी गलत कार बुक कर दी है, ताकि डिलीवरी से पहले उसकी आंखें खुल जाएं, वरना बाद में वो भी सर्विस सेंटर के बाहर खड़ा मिलेगा। सर, वारंटी में मेंटल डैमेज कवर होता है क्या? तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे, धन्यवाद।